हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। प्रीलिम्स का रिवीजन सबका ज़ोर शोर से चल रहा होगा। तो आज हम लोग बिहार जो सेंसस 2011 है उसको डिस्कस करेंगे बिहार के टर्म्स में, और बात करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस, थोड़ा सा कास्ट सेंसस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और आप लोग बताएं, आप लोगों ने अभी किस किस सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया? देखिए, अभी सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग कुछ भी नया पढ़ने से थोड़ा अवॉइड करिए। जो आपने पढ़ा हुआ है आप लोग उसी को रिवीजन करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आज हम लोग सेंसस 2011 को डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सेंसस 2011 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये देख के ही जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, राइट। सेंसस 2011 ये 2001 से हर 10 साल में सेंसस होता है, आपको पता है, लेकिन कोविड के चलते सेंसस नहीं हो पाया, सेंसस ड्यू है। 2001 से 2011 के बीच में क्या क्या चेंजेस आया, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड में क्या चेंजेस आया, लिटरेसी रेट में क्या चेंजेस आया, सेक्स रेशियो में क्या चेंजेस आया, ये आपको इंडिया और फिर एज कम्पेयर टू बिहार के टर्म्स में देखना है, राइट, कि क्या चेंजेस आया है। तो चलिए, अगर हम सबसे पहले हम डिकैडल ग्रोथ रेट की बात करें कि इस 10 ईयर्स में क्या ग्रोथ रेट में परिवर्तन आया है, मैं उसकी बात करती हूँ। डिकैडल ग्रोथ रेट फ्रॉम 2001 से 2011। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैं बना देती हूँ इंडिया और यहाँ मैं बना देती हूँ बिहार। ठीक, देखिए कितना डिफरेंसेस है इंडिया और बिहार में, इस चीज़ को हम लोग फोकस करेंगे। डिकैडल ग्रोथ रेट की बात करें, मैंने 10 ईयर्स में क्या ग्रोथ रेट रहा, तो इंडिया का जहाँ पे 17.7% रहा, वहीं बिहार का 25.4% रहा। ठीक, सिमिलरली अगर हम 2011 सेंसस के हिसाब से अर्बनाइजेशन की बात करें तो ये इंडिया का रहा है 31.2% और बिहार का रहा है 11.3%। हालांकि अर्बनाइजेशन रेट बिहार का बढ़ गया था, ये अभी लेटेस्ट 15% है। लेटेस्ट फिगर के हिसाब से बिहार की अर्बनाइजेशन बढ़ी है, ये 15% है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो वो है 382, मैंने 382 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, और बिहार की बात करें तो 1106 है। मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर बिहार में 1106 लोग रहते हैं। लेकिन ये अभी चेंज हो गया है, ये अगर हम नेशनल कमीशन फॉर पॉपुलेशन के रिपोर्ट से माने तो ये 1388 हो गया है, 388 पर्सनस। ओके, 388 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर हो गया है, ये नेशनल कमीशन पर स्क्वायर किलोमीटर, नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन का जो रिपोर्ट है उस आधार पर। अगर हम बात करें सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो में 943 एवरेज है इंडिया का। ठीक है, मतलब 943 फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स, पर 1000 मेल बच्चों में 943 फीमेल बच्चे हैं। ठीक, और अगर हम बिहार के टर्म्स में बात करें तो ये 918 है, ये सेंसस की बात। लेकिन ये भी अगर 2023 के रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट में, आप इसको एक नोट बना लीजिएगा, 2023 के लेटेस्ट रिपोर्ट में ये 918 बढ़ के 953 हो गया है, 953 एज पर 2023 रिपोर्ट। ओके, ये है आपका 953 फीमेल पर 1000 मेल्स। ओके, ये सेक्स रेशियो की बात की है। और ये अब है लिटरेसी रेट की बात कर रही हूँ मैं। लिटरेसी रेट के टर्म्स में अगर देखें तो भारत की लिटरेसी रेट है 74%, वहीं बिहार की लिटरेसी रेट है 61.8%। ठीक, जिसमें कि मेल लिटरेसी, अगर मैं बात करूँ मेल लिटरेसी, मेल LR मतलब मेल लिटरेसी रेट है इंडिया की 82%, और फीमेल लिटरेसी रेट है इंडिया की, फीमेल, दिस इज फीमेल, फीमेल लिटरेसी रेट है इंडिया की 65%। ठीक, और यही अगर हम बिहार के टर्म्स में बात करें तो मेल लिटरेसी रेट है करीब 71% और फीमेल लिटरेसी रेट है करीब 51%। हालांकि अभी फीमेल एजुकेशन पे काफ़ी जोर दे रही है बिहार की सरकार मौजूदा, लेकिन यही रेट है। ठीक, और अगर अभी अभी हम पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें कि बिहार की
यहाँ लिखती हूँ। जैसे पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग क्या है, मैंने आपको बताया था बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं। तो अगर हम पॉपुलेशन वाइज उनकी रैंकिंग अगर हम बताएं तो मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है फ्रेंड्स पटना। उसके बाद ईस्ट चंपारण, ठीक है। उसके बाद मुजफ्फरपुर। ये मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के। अगर हम लिस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, लिस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो है आपका शेखपुरा, ठीक है। लिटरेसी बेस्ड रैंकिंग की बात करें तो आपको पता होगा बिहार का सबसे पढ़ा लिखा ज़िला कौन सा है। लिटरेसी बेस्ड रैंकिंग की बात करें तो 1 नंबर पे आता है रोहतास, ठीक है। फिर आता है पटना, फिर आता है भोजपुर, ठीक। और अगर हम मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है रोहतास, फिर पटना, फिर भोजपुर। और अगर लिस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये आता है पूर्णिया। पूर्णिया में लिटरेसी बहुत कम है। उसके बाद आता है सीतामढ़ी। उसके बाद आता है कटिहार, यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है फ्रेंड्स, ठीक है, कटिहार, राइट। अब इसके बाद लिस्ट फीमेल लिटरेसी की बात करें तो लिस्ट फीमेल लिटरेसी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। लिस्ट अगर मेल लिटरेसी पूर्णिया में है, और ऐसे ओवरऑल भी लिस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया ही है। फीमेल लिटरेसी सबसे अधिक है सहरसा में। लिस्ट फीमेल लिटरेसी, फीमेल, ओके, फीमेल लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट, लिस्ट फीमेल लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट, ये फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, सहरसा इट इज़, ओके। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम डाटा बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में की है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना, ये किस जिले में देखने को मिलती है सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन। ऑब्वियसली जो हमारी राजधानी है। और उसके पहले चूँकि सेवहर एक छोटा सा ज़िला है, सेवहर, वहाँ की भी पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है। फिर पटना की पॉपुलेशन डेंसिटी तो ऑब्वियसली राजधानी है तो हाई रहेगी। फिर दरभंगा की, ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में सेवहर, पटना और दरभंगा की रैंकिंग आती है फ्रेंड्स। और उसके बाद लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रैंकिंग, लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रैंकिंग में कौन आता है। लिस्ट जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है वो आता है, पहाड़ी क्षेत्र आते हैं ऐसे रैंकिंग्स में, कैमूर, जमुई, बांका, यहाँ डेंसिटी पॉपुलेशन की कम है, बांका, ठीक है। अब सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें, ये सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें, है ना, सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो सेक्स रेशियो हाईएस्ट है। सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो गेस करिए फ्रेंड्स, ये सबसे है गोपालगंज, फिर है सिवान, फिर है सारण, ठीक है। सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स, ये सबसे हाईएस्ट गोपालगंज में है, फिर सिवान में और फिर सारण में। उसके बाद लोएस्ट सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें, लोएस्ट सेक्स रेशियो की हम बात करें, ये वो ज़िले हैं जहाँ नंबर ऑफ़ फीमेल्स कम है पर 1000 ऑफ मेल्स। ये हैं आपके मुंगेर, फिर भागलपुर, इन फिगर्स को आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, फिर खगड़िया, ओके, यहाँ पे लोएस्ट सेक्स रेशियो वाले ये ज़िले हैं। उसके बाद अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें, अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है किशनगंज का,
किशनगंज का सबसे हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है, और लोएस्ट अगर हम बात करें तो वो है वैशाली का। ठीक है, इस सेंसस को आप ज़रूर रेफर करें जब भी आप पीटी एग्ज़ाम देने को जाएं। इसमें ज़रूर कुछ न कुछ आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन इससे ज़रूर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन अधिक है, शेड्यूल ट्राइब्स बहुत कम है। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन हाईएस्ट कहाँ है ना? एससी पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन हाईएस्ट इन गया, उसके बाद पटना, ठीक है, उसके बाद समस्तीपुर। ठीक, शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट है गया में, फिर पटना में है, फिर समस्तीपुर में है। ठीक, और मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन, मैक्सिमम पटना और मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन ये हाईएस्ट है। एसटी सबसे अधिक पाए जाते हैं वेस्ट चंपारण में। ठीक है, वेस्ट चंपारण में। ठीक, अब डिकाइडल ग्रोथ रेट की हम बात करते हैं कि इन 10 वर्षों में सबसे अधिक डिकाइडल ग्रोथ रेट कहाँ देखने को मिला, जनसंख्या में वृद्धि कहाँ देखने को मिला, तो वो सबसे अधिक देखने को मिला मधेपुरा में। ठीक है, मधेपुरा हैज़ द हाईएस्ट डिकाइडल ग्रोथ रेट फ्रेंड्स। इसमें यहाँ 31.2% ग्रोथ रेट देखने को मिला। राइट, ये आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद हम बिहार का कास्ट सर्वे भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, बिहार कास्ट सर्वे, बिहार कास्ट सर्वे में हम देखेंगे, आपको पता होगा जो कास्ट सर्वे अभी हालिया में बिहार में हुआ, सबसे अधिक पॉपुलेशन ईबीसी की है। ओके, बिहार कास्ट सर्वे में सबसे अधिक पॉपुलेशन एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की है जो कि 36% हैं, फिर बैकवर्ड क्लास हैं जो कि 27% हैं, उसके बाद शेड्यूल कास्ट हैं 19% हैं, उसके बाद अनरिजर्व्ड हैं, सॉरी अनरिजर्व्ड हैं जो कि 15% हैं, और लास्ट में एसटी कम्युनिटी है, एसटी, जो कि एसटी पॉपुलेशन बहुत कम है, 1.6% है। ठीक है, ये आपको एक फिगर अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, अगर बैकवर्ड क्लासेस में भी अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जैसे अगर हम बैकवर्ड क्लासेस में भी बात करें तो सबसे अधिक बैकवर्ड क्लासेस में किसकी पॉपुलेशन अधिक है? यादव सबसे अधिक हैं। ठीक है, यादव 14% हैं, उसके बाद यादव के बाद कुशवाहा, कुशवाहा है, ये करीब 4% हैं। इसी तरह से कुर्मी और बनिया हैं। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस में कुर्मी हैं, और बनिया हैं। ठीक ना, यादव 14% है, ठीक, कुशवाहा 4% है, और कुर्मी 2.8% कुर्मी है, 2.8% कुर्मी है, और 2.31% बनिया है। आपको ये फिगर याद रखना है। ठीक है, एग्ज़ाम के पहले। अब फ्रेंड्स हम लोग ज़रा सा मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने के पहले हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से फॉरेनर्स हमारे देश में आए। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल में जाने के पहले थोड़ा सा इसके आउटलाइन को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फॉरेनर्स हमारे देश में आए। राइट, सबसे पहले कौन आए हमारे देश में? पोर्तुगीज़ आए। सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए। ठीक है, आपको पता होगा बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 में जब केप ऑफ गुड होप से ही जब वो चला गया था और उसको लगा कि भारत आ गया है,
और इस तरह से बाकी उसके बाद के जो सेलर्स थे, जिसमें कि वास्को ड गामा 1498 में कैलीकट, भारत के कैलीकट तक पहुंचा और वहां के राजा जैमोरिन ने उनका स्वागत किया। और सी रूट टू इंडिया, पुर्तगीज फिर कैसे सी रूट अपना डिस्कवर किए और भारत पहुंचने लगे उसके बाद। लेकिन जब पुर्तगीज जब भारत पहुंचे तो पहले से ही हमारे देश में अरब मर्चेंट्स थे जो ट्रेड कर रहे थे मसालों का। जब पुर्तगीज को उनके ट्रेडिंग बेनिफिट के बारे में पता चला कि मसालों के व्यापार में इतना फ़ायदा है और भारत में इतने तरह के मसाले पाए जाते हैं, उन्हें भी लगा कि स्पाइस ट्रेड उन्हें भी कहीं ना कहीं टेम्पटिंग लगा कि नहीं, ये भारत के साथ मसालों का व्यापार काफ़ी फ़ायदेमंद सौदा है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, जब पुर्तगीज भारत आए पहली बार 1498 में, ये आप फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिएगा या इसको याद रखिएगा, जब वास्को ड गामा भारत आया, वास्को ड गामा भारत आया तो ये सबसे पहले कैलीकट पहुंचा, ठीक है। और वहाँ पे कैलीकट के राजा जैमोरिन ने इसका स्वागत किया। वास्को ड गामा वैसे देखा जाए तो 3 बार भारत आया है ना। वो 1498 में तो आया ही आया, उसके बाद 1501 में भी आया फ्रेंड्स, फिर 1524 में भी वो भारत आया और 1524 में ही वो कोचीन में मर जाता है, भारत आने के 3 महीने बाद ही, ठीक। उसके बाद वास्को ड गामा के बाद जब पुर्तगीज़ों को सी रूट टू इंडिया मालूम चल गया और भारत के मसालों का ट्रेड, स्पाइस ट्रेड का जो प्रॉफिटेबल बिजनेस अरब मर्चेंट चला रहे थे, उनकी जानकारी जब उनको हो गई तो उसके बाद और भी पुर्तगीज आए, जैसे कैब्राल आया उसके बाद, ठीक है। उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये पुर्तगीज गवर्नर बन के आया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, है ना। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। पुर्तगीजों में एक चीज़ बहुत कॉमन थी फ्रेंड्स, पुर्तगीज जो थे वो सी पीरेसी, फोर्स्ड फुल कन्वर्सन, मैरिज विथ इंडियन वेमेन और एक्सप्लॉयटेशन, एक्सटॉर्शन, ये सब खूब करते थे। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आया और इसने कौन सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, इसने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी ब्लू वाटर पॉलिसी। मैं देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ, इसने इंट्रोड्यूस किया ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आया। अल्फोंसो, अल्फोंसो हमारे यहाँ आम का भी नाम है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने कुछ नए क्रॉप्स को भी इंट्रोड्यूस किया भारत में। और कौन कौन से वो क्रॉप्स थे, टोबैको, है ना। टोबैको को भारत में इंट्रोड्यूस करने वाले लोग कौन थे, ये पुर्तगीज थे। जैसे चाय को इंट्रोड्यूस अंग्रेजों ने किया, पुर्तगीजों ने इंट्रोड्यूस टोबैको को किया, कैश्यू नट्स को किया, कुछ अच्छे किस्म के कोकोनट को भी भारत में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक। उसके बाद इन्होंने मैरिज विथ लोकल्स, मैरिज विथ इंडियन वीमेन, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट बहुत जोर जोर से अल्बुकर्क ने किया, ठीक है। क्रिश्चियनिटी और इंडियन वीमेन के साथ शादी मनाना, ये सब ये लोग बहुत किए। फिफ्थ में कुन्हा आया, नीनो डी कुन्हा, इस तरह से ये लोग भारत में आते गए, नीनो डी कुन्हा, ठीक है ना। इन्हें फोर्टिफिकेशंस करना चालू किया, सी पिरेसी बढ़ती गई इन लोगों की। ये लोग चाहते थे कि हमारी नेविगेशन सिस्टम इतनी स्ट्रांग है कि हम लोग इंडियन ओशन के मास्टर हो जाएं, ठीक। फिर जब इनका पाला अंग्रेजों से पड़ता है तब इनकी नीति चेंज होती है, राइट फ्रेंड्स। अब हमने देखा कि पुर्तगीज, अब उसके बाद सेकेंड में जो भारत आए वो थे डच, ठीक है, डच। डच एम्पायर एक्सपेंशन से ज़्यादा स्पाइस ट्रेड में इंटरेस्टेड थे, खास करके ब्लैक पीपर के ट्रेड में इंटरेस्टेड थे। ब्लैक पीपर इनको ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा था वो ट्रेड, ओके। और उसके बाद स्पाइसेस ट्रेड में, ये एम्पायर बिल्डिंग से अधिक ट्रेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे डच। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको याद होगा कि बैटल ऑफ बेदरा जब होता है 1759 में, तो फाइनली अंग्रेजों से ये हार जाते हैं और भारत से चले जाते हैं, है ना। डच का दबदबा भारत से ख़त्म हो जाता है। अब हम देखेंगे पहला जो डचमैन जो भारत आया, जो आपका सुमात्रा और बंताम में आया था, वो था हुटमैन, उसका नाम था हुटमैन।
He was the first Dutchman to reach. Hootman was the first to reach Sumatra and Bantam. Okay, in 1596. ठीक, हुटमैन पहला डच था जो सुमात्रा और बंताम आया था 1596 में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में डाली। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट में लिख रही हूँ। इस सेकंड पॉइंट, दे एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट they established their first factory at मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम में इन्होंने पहली फैक्ट्री डाली अपनी 1605 में। ओके फ्रेंड्स, 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में डाली। और एक चीज़ और है, जो इसके अलावा इन्होंने और कई जगह अपने फैक्ट्री डाले, जैसे कासिम बाजार में डाले, पटना में डाले, बालासोर में डाले, कई जगह इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। बिमलीपट्टनम में डाले, कराईकल में डाले, चिंसुरा में डाले, और फाइनली बैटल ऑफ बेदरा लड़ी जाती है। ठीक है, ये बैटल ऑफ बेदरा को बैटल ऑफ हुगली भी बोलते हैं फ्रेंड्स, बैटल ऑफ चिंसुरा भी बोलते हैं। ये 1759 में ये लड़ाई लड़ी जाती है और डच हार जाते हैं अंग्रेजों से, और ये अपने सेटलमेंट्स, इनके सारे सेटलमेंट्स पे इंग्लिश ब्रिटिश लोग काबिज हो जाते हैं, और ये लोग फाइनली भारत से चले जाते हैं। तो और जब ये लोग भारत में थे भी, तो इनका मेनली जो इंटरेस्ट था वो पीपर के ट्रेड में था, ब्लैक पीपर के ट्रेड में और स्पाइसेस के ट्रेड में। एम्पायर बिल्डिंग के लिए डच वैसे आए भी नहीं थे भारत। ठीक है, अब जो तीसरे लोग पुर्तगीज और डच के बाद जो भारत आए थे वो थे इंग्लिश। ठीक है, आपको पता होगी फ्रेंड्स कि अंग्रेज सारे लोगों को, फ्रेंच आए, डच आए, पुर्तगीज आए, डेनिश आए, लेकिन अंग्रेजों का ही प्रभुत्व जमा रहा। उसके पीछे भी कई कारण हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी बाद में। अंग्रेजों के जमे रहने का और इतने लंबे सालों तक शासन किया इन्होंने भारत के ऊपर, उसके पीछे भी कई कारण रहे। क्यों सारे यूरोपियन पावर्स को जाना पड़ा, आप देखते जाइए। जैसे बैटल ऑफ बेदरा से डच हार गए, उसी तरह फ्रेंच भी बैटल ऑफ वैंदिवाश होता है, उससे फ्रेंच हार जाते हैं, ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है। उसके बाद पुर्तगीज भी सरेंडर कर देते हैं इनके आगे, डेन्स भी चले जाते हैं, और फाइनली प्रभुत्व अंग्रेजों का रह जाता है। ठीक है, अंग्रेज आते हैं, आपको पता होगा कि कैप्टन हॉकिंस आता है जहांगीर के कोर्ट में 1609 में। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस आता है, ये जहांगीर के कोर्ट में आता है। जहांगीर कोर्ट इन 1609। ओके, 1609 में ये जहांगीर के कोर्ट में आता है। मेनली कैप्टन हॉकिंस ट्रेडिंग कंसेशंस और ट्रेड परमिट लेने के लिए आता है कि भारत के साथ हम व्यापार करने में इंटरेस्टेड हैं, बस उसके लिए ही आता है। उस वक्त तक भी इनके मन में ये ख्याल नहीं रहता है कि हम भारत के मास्टर बन जाएंगे, कॉलोनियल मास्टर एक दिन हो जाएंगे और भारत हमारी कॉलोनी हो जाएगी। इनके व्यापार करने की ही नीति से आते हैं जहांगीर के कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद 1611 में ये अपनी एक ट्रेडिंग फैक्ट्री डालते हैं मसूलीपट्टनम में। ठीक है, दे इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। ओके, चूँकि मसूलीपट्टनम एक बहुत अच्छा बंदरगाह भी था, तो वहाँ से ये लोग अपना ट्रेड रिलेशन ठीक से चला सकते थे, ट्रेडिंग एक्टिविटी, इसीलिए लोग मसूलीपट्टनम को चुनते थे। ठीक, 1611 में उन्होंने मसूलीपट्टनम से शुरू किया और एक वहाँ फैक्ट्री भी लगाई 1616 में। उसके बाद सर थॉमस रो, आपने नाम सुना होगा, सर थॉमस रो भी आते हैं
जो कि जेम्स फर्स्ट के एम्बेसडर थे। ही वॉज एन एम्बेसडर ऑफ जेम्स द प्रथम। जेम्स द प्रथम उस समय इंग्लैंड के राजा थे। ही वॉज एन एम्बेसडर ऑफ जेम्स द फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जेम्स द फर्स्ट के एम्बेसडर थे और ये भारत आते हैं 1615 में। ठीक है, सर थॉमस रो आते हैं। पहले कैप्टन हॉकिंस आए थे, फिर सर थॉमस रो आए 1615 में। और इस तरह अंग्रेजों का आगमन हुआ और उनको ट्रेडिंग राइट्स मिलता गया और बाद में कैसे कैसे वो हमारे कॉलोनियल मास्टर बन गए, भारत उनकी कॉलोनी बन गई। इसके पीछे ही पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, हमारी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, बाद में कवर करेंगे। उसके बाद अंग्रेजों के बाद फिर कौन, पहले तो पोर्तुगीज आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर उसके बाद इंग्लिश आए, उसके बाद अभी फोर्थ में बारी है डेन्स की, ये लोग आए। ठीक है, डेन्स आए। ठीक है ना, इन्होंने अपनी कंपनी 1616 में ट्रैंकुबार में लगाया। ठीक है, डेन्स ने, दे इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री एट ट्रैंकुबार में, इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, है ना। ट्रैंकुबार में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई इन 1620। ठीक है, ये ट्रैंकुबार एक जगह है फ्रेंड्स, टैंजोर के नज़दीक एक जगह है ट्रैंकुबार। यहाँ पे इन्होंने डेंस ने अपनी फैक्ट्री लगाई 1620 में। और श्री रामपुर नियर कलकत्ता, वो इम्पोर्टेंट डैनिश सेटलमेंट उस समय हुआ करता था। डेंस मेनली ये मिशनरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, जैसे प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, और भी इनका जो मिशनरी एक्टिविटीज़ थे, कन्वर्सन टू क्रिश्चियनिटी, इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ना कि एम्पायर बिल्डिंग और ये सब में जैसे अंग्रेज इंटरेस्टेड थे उसमें। बाद में इनका इंटरेस्ट मेनली मिशनरी एक्टिविटीज़ में ही ज़्यादा रहा। ठीक, उसके बाद हमारे देश में आते हैं फ्रेंच। फ्रेंच आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसको मैं तो और अच्छे से लिख देती हूँ। इसके बाद आते हैं फ्रेंच। फ्रेंच भी कम नहीं थे किसी से, इनके साथ भी बहुत एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स हुए हैं। 3 एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स हुए फ्रांस के साथ भी। फाइनली बैटल ऑफ वांदीवाश होता है, जिसमें ये फ्रेंच हार जाते हैं और ये भी अंग्रेजों के आगे घुटने टेक देते हैं। ठीक, एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की जाती है कॉलबर्ट के द्वारा। सेक्शन 64 में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी EIC वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय कॉलबर्ट, जो कि मिनिस्टर था जेम्स द 14th का। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय कॉलबर्ट। ठीक है, कॉलबर्ट हु वॉज अ मिनिस्टर, who was a minister of लुई द 14th। ठीक है, कॉलबर्ट ने जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश किया, उस समय लुई द 14th का शासन था फ्रांस के अंदर, वही राजा थे। उसके बाद कंपनी को 15 ईयर की मोनोपोली मिली कि ठीक है आप इंडिया के साथ 50 साल का ट्रेड कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, पहली फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री जो भारत में लगी वो फ्रेंकोइस कोरोन के द्वारा, कैरॉन की तरह द्वारा लगाया गया सूरत में 1667 में। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फर्स्ट फ्रेंच कंपनी, फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री in India was established by फ्रांकोइस कैरॉन के द्वारा। फ्रांकोइस कैरॉन के द्वारा ये फैक्ट्री पहले लगाई गई सूरत में इन द ईयर 1667। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंच का इतिहास रहा। अब इसके बाद हम लोग 3 एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स जो लड़े गए उसको भी हम लोग देख ही रहते हैं, तो आप इस सीक्वेंस को याद रखेंगे। पहले पोर्तुगीज़, पी याद रखिए पोर्तुगीज़ का, उसके बाद आप याद रखिए डच, उसके बाद आप याद रखिए इंग्लिश जो भारत आए, ये वो यूरोपियंस का सीक्वेंस है जो भारत आए। उसके बाद आप याद रखिए फोर्थ में डेन्स, उसके बाद आप याद रखिए फ्रेंच। ठीक है,
तो ये लोग, ये सीक्वेंस रहा इनके भारत आने का। अब हम लोग बात करते हैं 3 कार्नेटिक वॉर्स में, एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स। ठीक है, एंग्लो कार्नेटिक वॉर, इसमें ईयर पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स, इसको आप जरूर ध्यान से देखना। जो एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स मतलब एंग्लो फ्रेंच वॉर, जो अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है, देखो फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर जो हुआ था, फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर, ये हुआ था 1740 से 1748 तक। ठीक है, यहाँ ये फाइनली 1748 में ख़त्म होता है, ट्रीटी ऑफ एक्स ला सापेल से ये ख़त्म होता है। ठीक, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इसको आप एक रिवीजन नोट में रख लेना। इट एंडेड विथ द ट्रीटी ऑफ एक्स ला शापेल, है ना, इन 1748। ये जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का ही परिणाम था, जो यूरोप में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, ये उसी का परिणाम था। भारत में भी ये इसका एक्सटेंशन है। तो 1748 में जब ट्रीटी ऑफ एक्स सापेल साइन हुई, तब ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है वो खत्म हुई। ठीक है, सेकेंड कार्नेटिक वॉर हमारी शुरू होती है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर शुरू होती है, यहाँ पे मैं देखती हूँ, सेकेंड कार्नेटिक वॉर शुरू होती है 1749 से 1754। ठीक है, इसमें मेन जो लड़ाई होती है वो निजामुल मुल्क के डेथ के बाद उनके सक्सेसर को लेकर होती है। फ्रेंच जो चाहते हैं वो अनवरुद्दीन को सपोर्ट करते हैं, और जो इंग्लिश जो होते हैं वो अनवरुद्दीन को सपोर्ट करते हैं। फ्रेंच चंदा साहिब और नासिर जंग को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो कंट्रोवर्सी होती है ये स्टार्ट होती है ओवर द डेथ ऑफ निजाम उल मुल्क। ओके, निजाम उल मुल्क जो हैदराबाद के फाउंडर थे, है ना, निजाम उल मुल्क डेथ के बाद कौन इनकी राजगद्दी को संभालेगा, इसके बीच कैंडिडेट्स को लेकर फ्रेंच और इंग्लिश में लड़ाई होती थी। फ्रेंच जो थे वो चंदा साहिब और नासिर जंग को सपोर्ट करते थे, अंग्रेज जो चाहते थे वो अनवरुद्दीन को सपोर्ट करते थे। ठीक है ना, फाइनली इसमें अनवरुद्दीन हार जाता है और चंदा साहिब नासिर जंग ही जीत जाते हैं। एक मिनट, ये जो फ्रेंच हैं और अंग्रेजों के बीच में ये लड़ाई होती है सेकेंड कार्नेटिक वॉर में, ये हैदराबाद की गद्दी पे कौन अब बैठेगा इसको लेकर लड़ाई होती है। तो फ्रेंच जो हैं वो ये नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब की साइड लेते हैं, चंदा साहिब। ठीक है, फ्रेंच चाहते हैं कि ये निजामुल मुल्क की जगह लें, और अंग्रेज जो हैं वो चाहते थे कि नहीं, नासिर जंग और अनवरुद्दीन वो जगह ले। ठीक है, इस चीज़ को लेकर भारी लड़ाई होती थी दोनों के बीच में। फाइनली फ्रेंच जीत जाते हैं इसमें और अंग्रेज हार जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद लास्ट में उनके बीच कॉम्प्रोमाइज़ होता है और सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1754 में ख़त्म होती है। थर्ड कार्नेटिक वॉर, ये 7 ईयर्स जो वॉर चलता है यूरोप में, उसी का अंजाम रहता है ये थर्ड कार्नेटिक वॉर फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो थर्ड कार्नेटिक वॉर है, ये 7 ईयर्स जो वॉर ऑफ एक्सेशन चलता है यूरोप में, ये उसी का परिणाम है, थर्ड कार्नेटिक वॉर। ठीक है, 7 ईयर्स का जो वॉर यूरोप में चलता है उसको एंग्लो फ्रेंच राइवलरी को और बढ़ावा मिलती है भारत के अंदर। तो ये जो थर्ड कार्नेटिक वॉर है, ये सबसे पहले तो ये इसमें फ्रेंच हार जाते हैं, बैटल ऑफ वान दिवस होता है। बैटल ऑफ वान दिवस, ठीक है, ये बैटल ऑफ वानदिवास होता है 1760 में, ये लड़ाई होती है। वानदिवास में एक जगह है, वानदिवास तमिलनाडु के पास, वहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच के बीच की जो लड़ाई होती है वो समाप्त होती है, फ्रेंच हार जाते हैं, फ्रेंच वर डिफीटेड।
देखो कैसे कैसे सारे यूरोपियन पावर्स अंग्रेजों के सामने हारते जा रहे हैं ना। बैटल ऑफ बेदरा से डच हटे, बैटल ऑफ वांदीवा से फ्रेंच हट रहे हैं। अब फ्रेंच वर डिफीटेड। अब इंग्लिश अंग्रेजों का प्रभुत्व और भारत में तगड़ा हो गया जब अंग्रेज भी हार गए। बैटल ऑफ वांदीवास हुआ और ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई 1763 में। ये 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, पेरिस की संधि, जिससे फ्रेंच के पोजेशंस को तो रिस्टोर कर लिया गया, फ्रेंच ने रिस्टोर कर लिया गया, लेकिन तब भी उनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था भारत के ऊपर वो खत्म हो गया और प्रभुत्व एक बार सुप्रीमेसी ऑफ इंग्लिश एक बार जोर शोर से उभर कर आई जब फ्रेंच भी हार गए भारत में। ठीक है, अब वो लोग एकमात्र पावर रह गए हमारे इंडिया जैसे प्यारे देश पे रूल करने के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें कई सारे रीजन है। जैसे अगर हम सोचते हैं कि क्या क्या रीजन रहे होंगे, भाई अंग्रेज ही रहे और बाकी सारे यूरोपियन पावर उसी यूरोप से आए थे, उसी मिट्टी से आए थे, लेकिन बाकी सारे सरेंडर कर गए, चले गए, हार गए युद्ध में और अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। रीजन्स क्या क्या रहे बिहाइंड द इंग्लिश सक्सेस, है ना, इसको समझना जरूरी है। ठीक, एज अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर्स अंग्रेज क्यों सक्सेसफुल रहे, है ना। इसके पीछे कारण ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से समझिए इसको। ठीक है, ज़्यादा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बोलना ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी फ्रेंड्स, वो एक प्राइवेट कंपनी थी और जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चलाया जाता था। उसमें कोई भी स्टेट कंट्रोल नहीं था, उनकी मतलब ब्रिटेन की सरकार उसको कंट्रोल नहीं करती थी। इस कारण से काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी उस कंपनी के अंदर। वॉज ए प्राइवेट कंपनी, है ना। और जो हम देखते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या बाकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमने देखा, वो सारा स्टेट कंट्रोल था। तो स्टेट का बहुत ज़्यादा, वहाँ की सरकार का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था उस उनकी कंपनियों में, जिस वजह से वो फ्लेक्सिबल होकर डिसीजंस फ्री होकर रूलिंग नहीं, अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी। ये अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा ये कंपनी चलाई जाती थी और ये अपने डिसीजंस, इनके अपने रूल्स, ठीक है, और इनके अपने तौर तरीके सब इन प्राइवेट प्लेयर्स ही डिसाइड करते थे। इसमें स्टेट इंटरफेरेंस बहुत कम था, जिस वजह से ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतने दिनों तक भारत में रह पाई और ट्रेडिंग एक्टिविटी को करती कंटिन्यू कर पाई। दूसरी ये बात ये है कि जो नावल सुपीरियरिटी थी, इसमें भी अंग्रेज कहीं से पीछे नहीं थे, है ना। इनकी जो नावल सुपीरियरिटी थी ये भी बहुत सुपीरियर थी। ठीक है, तीसरी जिसके तरह से सी पोर्ट्स को कंट्रोल करना, सी रूट्स को कंट्रोल करना, इन्होंने बहुत अच्छे से इसको अंजाम दिया। तीसरी बात ये थी कि पुर्तगीज़ को लोग नापसंद करने लगे थे भारत में, क्योंकि पुर्तगीज़ों ने सी पीरेसी और फोर्सफुल कन्वर्सन्स, मैरिज विथ इंडियन वेमेन, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सटॉर्शन आते आते ही चालू कर दिया था। लेकिन अंग्रेजों ने पहले उन चीज़ों को पहले समझा। भारत के अंदर भारत की समाज, भारत में क्या किस तरह से राजाओं की प्रथा रही, भारत की जनता, यहाँ के सुपरस्टिशंस कैसे रहे, यहाँ का कल्चर कैसा रहा, पहले उन सब चीज़ों को इन लोगों ने धीरे धीरे गौर किया और उसके बाद इन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति स्टार्ट की। ठीक है, मतलब आते आते ही इन लोगों ने नहीं दिखाया, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। बैटल ऑफ प्लासी जीता, उनसे इनका मनोबल बढ़ा। बैटल ऑफ बक्सर जीत गए तब तो और मनोबल बढ़ गया, अब ये लोग फिर मास्टर हो गए उसके बाद। और फिर 1857 में इन्हें समझ में आया कि इन लोगों ने क्या गलतियां करी। ठीक है, तो अभी हम पहले ये इस पे गौर कर लेते हैं कि इनके सक्सेस के पीछे क्या क्या कारण रहा। एक तो इनका ये एक प्राइवेट कंपनी थी, तो इनके फ्लेक्सिबल डिसीजंस थे, अपने तौर तरीके थे, स्टेट कंट्रोल बहुत कम था इनके ऊपर, नावल सुपीरियरिटी में भी ये आगे थे। और तीसरा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फिर फ्रेंड्स चलने लगा जब इंग्लैंड के अंदर, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर चलने लगा इंग्लैंड में, तब इनकी ख्याति और बढ़ने लगी कि ये इन्होंने नए टेक्नोलॉजी को जब अपनाया, स्टीम इंजन, पावर लूम्स, ये सब इंग्लैंड में आने लगे, तो इनको टेक्निकली एडवांस्ड कंट्री भी माना जाने लगा, है ना। इनको एक सुपीरियर देश भी माना जाने लगा और इस वजह से इन्होंने जो रॉ मटेरियल्स और फिर जो वहाँ से इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी स्टार्ट होती है, वो एक अलग कहानी है भारत के साथ। लेकिन ये सारे कारण रहे उनके सक्सेस के पीछे। क्यों इतना छोटा सा देश भारत जैसे बड़े देश पर रूल कर पाया
और फाइनल और हमारे चूँकि उस समय के भारतीय समाज में जो सुपरस्टिशन था, जो कास्टिज़्म था, जो जिसका इन्होंने डिवाइड एंड रूल करके इसको अच्छे से भुनाया, वो सारे तो कारण थे ही थे, ठीक है? नो डाउट वो सारे कारण थे। लेकिन ये सब कुछ प्लस पॉइंट्स जो उनके साथ रहे, बाकी सारे फॉरेन यूरोपियन पावर्स को हराने में, ये सारे पॉइंट्स थे, ठीक है? उसके बाद एक और चीज़ जो देखी जाती है, वो ये था कि जैसे कि फ्रांस के जो राजा थे, वहाँ पे रिलीजन को लेके काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थे, है ना? वो लोग चर्च एंड क्लर्जी की बातों को बहुत ऑर्थोडॉक्स, लेकिन अंग्रेज़ों में वैसा नहीं था। ये लोग उतना रिलीजियस इंटरफेरेंस को नहीं मानते थे, ठीक है? उतना ज़्यादा रिलीजियस इंटरफेरेंस ये लोग नहीं रखते थे। अनलाइक फ्रेंच, जो हाईली रिलीजियस इंटरफेरेंस रहता था उनके देश में, अंग्रेज़ों में ये बात नहीं थी। ये सारे मैटर, ये सारे पॉइंट्स उनकी कामयाबी के का रास्ता खोलते गए धीरे धीरे, और एक छोटे से देश ने सालों तक भारत जैसे देश पर शासन किया, ठीक है? भारत की पुरानी एजुकेशन सिस्टम, भारत का जो अपना गौरवपूर्ण इतिहास था, वो धीरे धीरे सब खत्म होता गया। जो कुप्रथाएं भारत में आई थी, वो ऐसे नहीं थी कि कुप्रथाएं शुरू से भारत में थी, जैसे इसको इन कुप्रथाओं को बढ़ावा दिया गया। भारत की जो अपनी वैदिक शिक्षा थी, भारत का जो अपना गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था, ऐसा नहीं था कि खराब था, लेकिन इन सब चीज़ों को इस तरह से रौंदा गया, और इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर, इन लोगों को इन सब चीज़ों को इतना बढ़ावा दिया गया, और धीरे धीरे एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आती गई लोगों में कि नहीं, वाइट लोग, मतलब गोरे लोग ज़्यादा सुपीरियर हैं, ज़्यादा टेक्निकली एडवांस्ड हैं, ज़्यादा साइंटिफिकली एम्पावर्ड हैं, एनविजन्ड हैं, और भारतीय कमज़ोर हैं उनके सामने। इस तरह की आम धारणा बनाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी भारत के अंदर। आज जो आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स देखते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर देख रहे हैं, ये सब वही सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो इन्होंने इंडियंस में क्रिएट किया था किसी ज़माने में, ये सब इतना हावी रहा कि वो आज भी देखने को मिलता है। राइट फ्रेंड्स? अब इसके बाद इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, यानी अब लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ठीक है? इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग, उम्मीद है कि बहुत स्ट्रेस फ्री होकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे फ्रेंड्स, और रियली इस फेज़ को भी इंजॉय करना चाहिए फ्रेंड्स। जब आपको नौकरी की तलाश है, आप एस्पिरेंट हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, माना कई उलझने आएंगी रास्ते में, है ना? लोग कई ताने मारेंगे, आपको कई बार डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होंगे, फैमिली प्रेशर से आप गुजरेंगे, आपको कभी कभी कामयाब नहीं होने का भी डर सताएगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा, वक्त वो भी गुजर जाएगा और वक्त ये भी गुजर जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए थोड़ी सी हिम्मत रखना है। और एक शेर जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ, आज जाते जाते फिर पढ़ रही हूँ कि यूँ तो कई पत्थर लगे ज़माने के मुझे, मगर जो दिल पर लगा वो तुम्हारा था, है ना? सबको कामयाबी मिले, आप लोग बहुत ईमानदारी से प्रयास करें। कीप लर्निंग एवरीवन, गुड बाय। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप बताइए आपको सब कंटेंट्स कैसा लग रहा है। हम लोग जल्द ही एक फुल क्लास लेकर आएंगे जिसमें कि आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। टिल देन, गुड बाय, कीप लर्निंग एवरीवन, बाय बाय।